यह बात रायपुर गांव के एक छोटे से कस्बे की है। उस गांव में मंगत का परिवार भी रहता है। मंगत ईमानदार के साथ साथ गांव में सबसे ज्यादा पैसे वाला व्यक्ति भी था और गांव के लोग मंगत की सभी बातों का पालन भी करते थे। और मंगत के दो पुत्र, जिनमें एक का नाम जगू और दूसरे का धर्मपाल। लेकिन उन दोनों में से धर्मपाल जगू से बड़ा होने के साथ साथ बहुत ही चालाक था और जगू बोला बाला लड़का था। एक दिन मंगत की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। मंगत अपने दोनों पुत्रों को बुलवाता है और मंगत जगू से बोलता है, सुनो जगू बेटा, अब मुझे लगता है कि हमारे कारोबार को तुम ही संभालो। अब मैं नहीं संभाल सकता। पिताश्री, हमारे कारोबार का जिम्मा बड़े भाई धर्मपाल को सौंप दो क्योंकि वो मेरे से बेहतर जानता है। तब धर्मपाल वहाँ आ जाता है और वह अपने पिताश्री को बोलने, सुनो पिताजी, मैं तो घर में सबसे बड़ा बेटा हूँ, फिर इस कारोबार को मुझे क्यों नहीं सौंप रहे हो? इस पर तो मेरा हक है। सुनो धर्मपाल बेटा, तुम तो जगू से बड़ा होने के साथ साथ जगू से चालाक भी हो। जगू तो भोला भाला लड़का है, इसलिए मैं तो सारी संपत्ति जगू के नाम कर दूंगा। सुनो पिताजी, तुम्हारी संपत्ति के 2 जगहें हिस्सा कर दीजिए, इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिर उनके पिताजी बोलते हैं, बेटा फिर एक बार सोच लें, मैं तो कुछ दिन का ही मेहमान हूँ, तुम्हें इस बात पर बाद में पछतावा होगा। रहने दीजिए पिताजी, हम दोनों भाई भाई तो है, हमें इस बात पर क्यों पछतावा होगा। फिर उनके पिताजी उन दोनों के बराबर संपत्ति नाम कर देते हैं और वह दोनों भाई खुश रहने लग जाते हैं। लेकिन एक दिन उन दोनों की पत्नी लीला और रमा के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है और दोनों परिवार अलग अलग हो जाते हैं। तब कुछ समय बाद रात हो जाती है और अगले दिन जगू किसी काम के लिए वह शहर में जाता है और वह जंगल से हुआ गुजरता है और जंगल में एक बाबा पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहा है। वह जगू को आते देखकर वह एक बूढ़ी औरत का रूप ले लेता है। वह बाबा बूढ़िया बनकर जगू के पास जाता है और जगू से बोलती है कि सुनो बेटा, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, मैं कई दिनों से भूखी हूँ और मैंने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया, खाना दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। ये लो माँ जी, तुम लड्डू खा लो, वैसे भी मैं तो रोज खाना खाता हूँ, मैं आज खाना न खाने पर मर थोड़ी जाऊंगा, वैसे भी तुम्हें खाना खाया बहुत दिन हो गए। फिर माँ जी उसके पास से लड्डू ले लेती है और बोलती हैं कि सुनो बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे और तू जीवन में कभी भी परेशान ना हो। जगू बूढ़िया माँ को लड्डू देकर वह शहर के लिए निकल जाता है और वह एक बैलगाड़ी के पास चला जाता है और वह बैलगाड़ी के मालिक को बोलता है कि सुनो भाई, मुझे शहर की तरफ जाना है, तुम शहर की तरफ जाने के लिए कितने पैसे लोगे? मुझे शहर में किसी काम के लिए जाना है। सुनो भाई, शहर जाने का एकमात्र यही साधन है और शहर काफी दूर होने के कारण पैसे कम से कम 100 रुपए तो लगेंगे। सुनो भाई, शहर जाने के इतने पैसे तो नहीं लगते, आप मुझे भोला भाला समझकर लुट रहे हो। मैं तो रोज शहर जाता हूँ, मैंने तो रोज ही 50 रुपए में ही जाता हूँ। जगू अपने काम के लिए रोज शहर जाता और शहर से रोज घर पर आता। ऐसे करते करते बहुत दिन हो जाते हैं। लेकिन एक दिन धर्मपाल और जगू के किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है और धर्मपाल बोलता है, सुनो जगू, अब मैं और सहन नहीं कर सकता, तुम अब इस घर से निकल जाओ। फिर जगू धर्मपाल से बोलता है, सुनो भाई, आप तो मेरे से बड़े भी हो, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? वैसे भी पिताजी यह सारी संपत्ति मेरे नाम कर रहे थे, मैंने फिर भी आपके बारे में सोचा। हमें उसे कुछ भी मतलब नहीं है, यह आपका बड़े भाई है। अब यह सारी संपत्ति हमारी ही है और इस घर पर भी हमारा ही अधिकार है। सुनो लीला, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? इस संपत्ति पर तो हमारा भी अधिकार है और यह सारी संपत्ति पिताजी की तो है। वह दोनों जगू और रमा की एक भी बात नहीं सुनते हैं और उन दोनों को घर से निकाल देते हैं। वे दोनों जंगल में इधर उधर भटक रहे थे और जंगल में देखते हैं कि पेड़ के नीचे बैठकर बाबा तपस्या कर रहे हैं और वह दोनों उस बाबा के पास जाते हैं और बाबा से जगू बोलता है, बाबा, आप इस जंगल में क्या कर रहे हो? इस जंगल में तो आसपास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। सुनो बेटा, मैं तो एकांत में बैठकर तपस्या करता हूँ और वैसे भी मेरा कोई भी नहीं है, इसलिए मैं जंगल में बैठकर तपस्या करता हूँ। वैसे भी तुम दोनों इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? फिर रमा बाबा से बोलती है, बाबा क्या बताएं, हम तो वैसे ही परेशान रहते हैं। इनके बड़े भाई हम दोनों को घर से बाहर निकाल दिया है। फिर बाबा उन दोनों को एक कीमती ताज देकर बोलते हैं, सुनो बेटा, ये ताज जंगल से बाहर एक महल है, उस महल में जाकर राजा को ये ताज दे देना।
तुम्हारी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। फिर वह दोनों जंगल से बाहर जाकर उस महल के पास पहुंच जाते हैं और जगू सभा में जाकर उस ताज के बारे में राजा को बताता है और राजा से बोलता है कि सुनो महाराज, यह ताज आपका ही तो है। यह ताज हमें जंगल में एक बाबा ने दिया है और बोला कि यह ताज महाराज को दे देना। फिर महाराज जगू से बोलता है कि यह ताज तो हमारी खानदानी निशानी है। इस ताज को लौटाने के लिए शुक्रिया। मेरा गांव बहासियों से निवेदन है कि अब मैं जगू को यहाँ का राजा घोषित करता हूँ। और फिर जगू को वहाँ का राजा बना दिया जाता है और ऐसे करते करते बहुत दिन हो जाते हैं और एक दिन तेज हवा आने के कारण धर्मपाल के खेत की फसल नीचे गिर जाती है। फिर धर्मपाल बोलता है, हाय राम, यह क्या हो गया? मेरी तो सारी ही फसल गिर गई। अब मैं क्या करूँगा और क्या खाऊंगा? फिर धर्मपाल घर जाकर अपनी पत्नी लीला को बोलता है कि सुनो लीला, हमारे खेत की सारी फसल गिर गई। अब हम क्या खाएंगे? सुनो, यह हमारे बुरे कर्म है जो भगवान हमें दे रहा है। अब तुम ही बताओ मैं क्या कर सकती हूँ। मेरे पास कोई रोजगार का साधन भी नहीं है। फिर धर्मपाल लीला से बोलता है कि सुनो लीला, अब काफी रात हो गई है। अब तुम सो जाओ, कल सुबह खाने का इंतजाम करता हूँ। अगले दिन ही वह लोगों की बातें सुनकर वह जंगल की ओर निकल पड़ता है और जंगल से हुआ गुजरता है और उसे महल दिखाई देता है। वह महल में जाकर वह अपने भाई जगू को बोलता है, सुनो जगू भाई, मेरे घर की हालात खराब चल रही है। कुछ पैसे दे देते तो मेरा भी गुजारा हो जाता। सुनो धर्मपाल भाई, मुझे तो आप घर से ही बाहर निकाल दिया था। अब मैं आपकी मदद क्यों करूं? मुझे माफ कर दीजिए भाई, मेरे से गलती से हो गया, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए। फिर जगू ग्राम बहासियों में ऐलान करता है कि आज के बाद तक मेरा भाई ही सेनापति रहेगा। फिर सारा परिवार एक साथ मिलकर खुश रहने लग जाते हैं।